स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। इंडोनेशिया के पास इतना निकल है कि उसको सऊदी अरेबिया ऑफ निकल कहा जाता है। अब ये इंपॉर्टेंट क्यों है? सऊदी अरेबिया के पास क्रूड ऑयल यानी कि एक एनर्जी सोर्स था, तो दुनिया में उनका एक अलग ओहदा था। जियोपॉलिटिक्स वेस्ट एशिया में उनके इर्द गिर्द घूमती थी। यही ओहदा फ्यूचर में इंडोनेशिया के पास भी हो सकता है, क्योंकि निकल आपके इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की बैटरी का एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट होता है। देखिए, दुनिया इस बात पे सहमत है कि ग्रीन हाउस गैस एमिशन में एक बड़ा पार्ट व्हीकुलर एमिशन का है, जो कि ट्रांसपोर्ट सेक्टर से आता है। और हर एक बड़ा देश आज इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को लेकर कोई ना कोई इनिशिएटिव पर काम कर रहा है। और अगर आपको इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की मैन्युफैक्चरिंग करनी है, तो इनको पावर मिलती है बैटरी से, और निकल इसी बैटरी का एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है। इसी के भरोसे इंडोनेशिया ने एक सपना देखा है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का हमें हब बनना है। बट चैलेंज है। देखिए, ये जो निकल है, इसको एक्सप्लॉइट करने के लिए, दोहन करने के लिए मनी और राइट टेक्नोलॉजी की जरूरत है। ये उनको मिलती है चाइना से। बट यदि वो चाइनीज इन्वेस्टमेंट को वेलकम करते हैं, तो यूएस की मार्केट में जो उनका एक्सेस है, वो खत्म होने की धमकी उनको यूएस से मिल जाती है। अब यहाँ पर यूएस, इंडोनेशिया और चाइना का एक ऐसा जियोपॉलिटिकल ट्रायंगल बनता है कि जो क्लाइमेट चेंज के लिए हम इनिशिएटिव्स लेकर आ रहे हैं, उनको कहीं पीछे छोड़ देता है। अगर हम यूएस और चीन की बात करें, तो डेवलप्ड कंट्रीज और डेवलपिंग कंट्रीज में ये वन ऑफ द लार्जेस्ट ग्रीन हाउस गैस एमिटर है। इनकी अपनी ग्लोबल कमिटमेंट्स हैं। लेकिन जब बात एनर्जी रिसोर्सेज पर कंट्रोल की आती हो, तो प्रायोरिटीज बदल जाती हैं। आज की वीडियो में जीएस पेपर 2 और जीएस पेपर 3 को लिंक करते हुए ये समझेंगे कि क्लाइमेट चेंज वर्सेस जियोपॉलिटिक्स, इसमें से आखिर कौन जीतने वाला है। क्योंकि ये हम सबको पता है कि क्लाइमेट चेंज हमारे लिए एक ऐसा चैलेंज है जो आने वाले टाइम में एक एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस भी बन सकता है। तो इसको जीतना होगा। आइए आज की वीडियो में यूएस, चाइना और इंडोनेशिया के इस एनर्जी स्ट्रगल को और क्लाइमेट चेंज के लिए इसके क्या इम्पैक्ट्स होंगे, इसको समझते हैं। तो निकल एक्चुअली आपको माइंस में मिलेगा। इन निकल ओर्स को स्मेल्ट करना जरूरी है। इसके लिए आपके पास स्मेल्टिंग जो आपके प्लांट्स होते हैं, वो होने चाहिए। देन इसको रिफाइन करके एक प्यूरिफाइड फॉर्म में लाया जाता है, एंड देन इससे आप स्टेनलेस स्टील में यूज कर सकते हैं। आपके जो व्हीकल्स हैं, इनकी जो है बैटरीज में यूज कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए फिर वो जो ट्रायंगल बन रहा है, उसके बीच का एक रास्ता निकालना जरूरी होगा। उसको डिटेल से समझेंगे। उससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगी, स्टडी IQ की तरफ से 23 अगस्त को शाम को 6 बजे अपनी P2I बैच की जो क्लासेस हैं, वो स्टार्ट कर दी जा रही हैं। और बेसिकली अगर आपने, आज 22 अगस्त है, अभी तक एडमिशन नहीं लिया है, तो प्लीज अब ले लीजिएगा, ताकि आप क्लासेस को टाइम से ज्वाइन कर पाए। फीस पर मैक्सिमम डिस्काउंट आपको मिल सकते हैं। सिर्फ यूज कीजिएगा फैकल्टी कोड प्राची लाइव। आगे चलते हैं। देखिए, इंडोनेशिया के अपने एस्पिरेशंस हैं। वो चाहते हैं कि इस निकल के बलबूते ना सिर्फ उनके यहाँ पे जॉब क्रिएशन हो, बल्कि ओवरऑल इकोनॉमिक ग्रोथ यहाँ पे उनका हो जाए। लेकिन अब यहाँ पे स्टेक पे क्या है? स्टेक पे है कंट्रोल ओवर द निकल। ये एक ऐसा क्रिटिकल मिनरल है जो फ्यूचर के लिए एक इम्पॉर्टेंट एनर्जी सोर्स है। यहाँ पर आप वन ऑफ द पिक्चर देख सकते हैं, जो कि इंडोनेशिया के इस निकल वाली माइनिंग का दिखाई दे रहा है। अब देखिए, अगर हम बात करें इन्वेस्टमेंट इन टेक्नोलॉजीज की, तो चाइनीज कंपनीज काफी ज्यादा ईगर हैं ये प्रोवाइड कराने के लिए। लेकिन देन यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका की तरफ से सीधे सीधे धमकी दे दी जाती है। अगर हम यूएस के और चाइना के और इन साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज के ओवरऑल रिलेशनशिप की बात करें, तो जो आसियान कंट्रीज हैं, उनका झुकाव धीरे धीरे चीन की तरफ बढ़ता जा रहा है। ना सिर्फ चीन से उनको इन्वेस्टमेंट मिलता है, बल्कि चीन के साथ उनके जो ट्रेड रिलेशनशिप है, वो भी काफी बेहतर होते जा रहे हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो कि आसियान के मेजर ट्रेडिंग पार्टनर्स कौन से हैं। तो आपको सबसे ज्यादा जो है मेनलैंड चाइना दिखाई देगा, देन यूएस है, यूरोपियन यूनियन है, जापान है। और आप देखोगे यूरोपियन यूनियन का जो एक ट्रेंड है, वो डिक्लाइन होता जा रहा है, जबकि चीन वाला जो ट्रेंड है, वो बढ़ता जा रहा है। तो इंडोनेशिया की भी बात करें, तो यूएस और जापान के साथ जो इनके अच्छे ट्रेड रिलेशनशिप है, वहां पे जो सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर है, वो चीन ही है।
तो आइए थोड़ा सा चीन और इंडोनेशिया के रिलेशनशिप पर एक डिस्कशन कर लेते हैं। 2017 में जो चाइनीज प्रेसिडेंट थे और जो इंडोनेशियन प्रेसिडेंट थे, उन्होंने बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव समिट के दौरान एक लोन एग्रीमेंट साइन किया था, जिसमें चाइना ने प्रॉमिस किया था कि हम आपके यहाँ जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स हैं उन पर पैसा लगाएंगे। करीब 28 ऐसे प्रोजेक्ट्स पर सहमति बनी और 2000 के बाद से चीन इंडोनेशिया के अंदर वन ऑफ द मेजर इन्वेस्टर बनकर उभरा है। और अगर हम बात करें 2000 से, चीन के द्वारा करीब 24 बिलियन यूएस डॉलर्स को इन्वेस्ट ऑलरेडी किया जा चुका है। लेकिन हर कुछ इतना अच्छा नहीं है। बीच में आ जाता है साउथ चाइना सी को लेकर जो चीन का एग्रेशन है। देखिए, चीन ने अपनी मर्जी से एक 9 डैश लाइन जो है ड्रॉ कर दी है, इमेजिनरी एक लाइन है, और कहा है भाई इसके अंदर जो भी आता है वो पूरा का पूरा क्या है, हमारी सॉवरेनिटी में है। अगर हम बात करें इंडोनेशिया की, तो इंडोनेशिया का डायरेक्टली कोई क्लेम तो साउथ चाइना सी पर नहीं है, राइट है। तो देखा जाए तो डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट तो चीन और इंडोनेशिया के बीच साउथ चाइना सी वाले विवाद में नहीं है। लेकिन यहाँ पे आता है बेसिकली एक नाटुना आइलैंड। अब जो नाटुला आइलैंड है, इस पर चाइना की तरफ से इंडोनेशियन सॉवरेनिटी को स्वीकार किया गया है। तो प्रॉब्लम कहाँ पे है? चीन का कहना यह है सॉवरेनिटी आइलैंड पर आपकी है, लेकिन आसपास का जो वाटर है ना, वो हमारा ट्रेडिशनल एक फिशिंग ग्राउंड था, और इन क्लेम्स को इंडोनेशिया की तरफ से खारिज किया जाता है। यहाँ पर आप देख सकते हो दिस इज साउथ चाइना सी, और ये आप नाटुना आइलैंड को यहाँ पे देख सकते हैं। अब देखिए, चाइना की तरफ से इन्वेस्टमेंट तो आ रहा है, लेकिन पॉल्यूशन भी आ रहा है, क्योंकि जब निकल जैसे क्रिटिकल मिनरल रिसोर्सेज को आप माइन करते हो तो इसके साथ अपने जो एनवायरमेंटल कंसर्न्स आते हैं। तो दरअसल एक सर्वे जो है यहाँ पे हुआ था, उसको हम थोड़ा सा देखेंगे। अगर आप 2010-11 के आसपास वाला सर्वे देखोगे इंडोनेशियन पीपल पर, तो मोर चाइनीज इंक्लाइन आपको दिखाई देगा। लेकिन यहाँ पर देखिए 2019 का जो आपका प्यू रिसर्च सेंटर है, और मोर रिसेंटली दिसंबर 2021 में एक ऑस्ट्रेलियन थिंक टैंक है, उनके द्वारा इंडोनेशियन पीपल पर एक सर्वे किया गया। इससे ये पता चलता है, एक मोटा मोटा बताती हूँ, 60% इंडोनेशियंस जो हैं उनका ये मानना है कि हमें चाइना का जो एक इन्फ्लुएंस है ओवर द इंडोनेशिया, इसको कम करने की जरूरत है, और यूएस के साथ एक मोर कॉपरेशन में जाने की जरूरत है। यहाँ पर आप एक सुलावेसी आइलैंड देख पा रहे होंगे। दरअसल ये आइलैंड बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि निकल के बड़े भंडार आपको यहीं पे दिखाई देते हैं, और चाइना ने इस सुलावेसी आइलैंड में काफी ज्यादा इन्वेस्टमेंट किया है। तो यहाँ पे देखिए, जॉब्स तो क्रिएट हुए हैं, बट विद द कॉस्ट, पॉल्यूशन भी आया है। अब बात कर लेते हैं यूएस और इंडोनेशिया के रिलेशनशिप कैसे है। चीन के बारे में हम समझ गए कि 50-50 मामला है। यूएस के साथ देखिए, इंडोनेशिया के रिलेशनशिप हमेशा से बेहतर रहे थे, और इंडोनेशिया में यूएस के इकोनॉमिक बेनिफिट्स भी हैं। साथ में जो मलक्का स्ट्रेट है, इसकी वजह से भी एक बहुत स्ट्रैटेजिक लोकेशन जो है इंडोनेशिया की मानी जाती है। एंड दैट्स वाई इस जो है बेसिकली वो इंडो पैसिफिक रीजन को लेकर अपनी जो एक नई विजन, एक नई पॉलिसी लेकर आए हैं, वो इंडोनेशिया को उसका एक इम्पॉर्टेंट पार्ट मानते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं जॉर्ज डब्ल्यू बुश के साथ उनकी एक जो मीटिंग हुई थी, देन जो उनके प्रेसिडेंट थे, उसकी एक पिक्चर दिखाई गई है। तो स्टेट मीट्स होती रही हैं, ट्रेड रिलेशनशिप्स काफी बेहतर रहे हैं, लेकिन अब धीरे धीरे जो इन्वेस्टमेंट है उसमें चाइना काफी ज्यादा आगे निकल कर आ गया है। अब देखो, इंडोनेशिया अमेरिका से क्या चाहता है। अब कोई एक ऐसा मुद्दा है जहां पे कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हुआ है। ये दरअसल स्टार्ट हुआ है, जो बेसिकली अमेरिका के प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने एक इनिशिएटिव स्टार्ट किया है कि इंडोनेशिया जो एक इनिशिएटिव स्टार्ट किया है, माफ कीजिएगा, देखिए जो अमेरिका के प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने एक इनिशिएटिव स्टार्ट किया है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को अगर हमें प्रमोट करना है तो हम हाई सब्सिडी देंगे। कंडीशन एक ही है, कोई भी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी जो अमेरिका में बनाए गए पार्ट्स का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करती है, उसको ये सब्सिडी मिलेगी, या फिर वो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी जो यूएस फ्रेंडली कोई कंपनी है, वहां के पार्ट्स का यूज करती है, तो सब्सिडी मिलेगी। इंडोनेशिया का कहना है कि आप हमारे साथ एक स्पेशल एग्रीमेंट साइन कर लीजिए, जिसमें क्रिटिकल मिनरल्स भी इन्वॉल्व हो, तो हमें भी इस कंटेक्स्ट में इस फ्रेंडली कंट्री का एक दर्जा मिल जाएगा। तो फिर जो निकल है उसको हम ज्यादा से ज्यादा क्या है, सेल आउट कर पाएंगे यूएस को, राइट है। इससे फिर क्या होगा, इससे क्या होगा, जो बाकी के कंट्रीज हैं उनको भी इंडोनेशिया में इन्वेस्टमेंट करने का एक प्रोत्साहन यहाँ पर मिलेगा।
अनदर इंपॉर्टेंट पॉइंट है यूएस का इन्फ्लेशन रिडक्शन एक्ट। इस एक्ट के तहत करीब 430 बिलियन यूएस डॉलर्स का एक खाका जो है अमेरिका में खींचा गया है क्लीन एनर्जी ट्रांजिशन की तरफ। देखो, अमेरिका ने कहा है कि भाई 2005 में जो हमारी बेसिकली एमिशन होता था उसमें हम 40% का जो एक रिडक्शन लेके आएंगे 2030-35 तक। तो इसके लिए इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हो या अदर जो क्लीन एनर्जी इनिशिएटिव्स है उन पर जो है काम चल रहा है। तो इंडोनेशिया का कहना यह है कि हम सिर्फ कच्चा निकल नहीं देना चाहते हैं, रॉ मटेरियल हम नहीं देना चाहते हैं। आप आइए, हमारे यहाँ कंपनीज जो एस्टैब्लिश कीजिए, इन्वेस्टमेंट कीजिए, हमें टेक्नोलॉजी ट्रांसफर कीजिए, हम पार्ट्स मैन्युफैक्चर करेंगे, हम इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के कंपोनेंट्स मैन्युफैक्चर करेंगे, देन आप हमें जो है सप्लाई चेन में यहाँ पर इंक्लूड कर लीजिए। लेकिन चैलेंजेस आते हैं। पहला चैलेंज यही है, अमेरिका का कहना यह है कि जब तक आप चाइनीज इन्वेस्टमेंट को वेलकम करोगे, हम आपको इस तरह के पार्टनरशिप के लायक नहीं समझते हैं। क्योंकि अमेरिका के अंदर दोनों पार्टीज अगर किसी एक मुद्दे पर सहमत हैं तो वो है कि एट एनी कॉस्ट चीन को साइडलाइन करना है। दूसरा चैलेंज आता है इंडोनेशिया की तरफ से 2014 में लिया गया एक डिसीजन। इंडोनेशिया ने कहा भाई रॉ निकल को हम सेल नहीं करने वाले हैं, राइट है, हमें जो है अपने यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग चाहिए। और देखिए, मोस्टली चाइनीज कंपनीज ने वहाँ पे जो है फैक्ट्रीज वगैरह में जो स्मेल्टर्स होते हैं उसमें जो है इन्वेस्टमेंट किया है, उससे वो स्टेनलेस स्टील इलेक्ट्रिक कार्स वगैरह जो है बैटरीज बना रहे हैं। अब देखो, इंडोनेशिया ने 2014 में जब से डिसीजन लिया था कि हम जो बेसिकली रॉ निकल है उसको सेल नहीं करेंगे, तो वहाँ की सरकार का डाटा ये बताता है 30 बिलियन डॉलर का तब अब तक जो है वो निकल प्रोडक्ट्स को सेल आउट कर चुके हैं। तो इंडोनेशिया के अपने हित के लिए तो ये बेहतर है, बट फिर बाकी कंट्रीज को प्रॉब्लम होती है, जैसे यूरोपियन यूनियन। यूरोपियन यूनियन का कहना यह है कि दिस इज नॉट फेयर, हमारी खुद की कंपनीज को रॉ निकल लेकर आने की एक फ्रीडम होनी चाहिए। इसके लिए वो जाते हैं वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन यानी कि WTO में। वहां पे एक मामला दायर होता है, यूरोपियन यूनियन मामला जीत जाती है, यानी कि अब उनको ये राइट मिल गया है कि वो इंडोनेशिया के एक्सपोर्ट्स पर हाई टैक्स लगा सकते हैं। यहाँ पे इंडोनेशिया की तरफ से बयान आता है कि यूरोपियन यूनियन अभी भी उस कॉलोनियल माइंडसेट के साथ जी रही है, जहां पे वो ये नहीं ही चाहती कि जो इंडस्ट्रीज हैं वो इन डेवलपिंग कंट्रीज में जो है डेवलप हो, वो अभी भी कच्चा माल सिर्फ एक्सप्लॉइट करना चाहते हैं। ये दूसरा चैलेंज है। तीसरा यहाँ पे चैलेंज ये आता है कि जो यूएस के अंदर उनकी नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल है, उनका ये मानना है कि कहीं पर भी अगर चीन का ज्यादा इन्फ्लुएंस है तो हम उस कंट्री के साथ फ्रेंडली रिलेशनशिप्स तो नहीं रखेंगे, उनको लिमिट करेंगे। तो अब देखिए, एक्सपर्ट्स कहते हैं कि यूएस का ये जो डिसीजन है ये काफी शॉर्ट साइटेड है, उन्होंने आगे की नहीं सोची है, राइट है, अगर वो इंडोनेशिया के साथ ऐसी कोई डील नहीं कर रहे हैं। क्योंकि आज के टाइम पे भी अगर अमेरिकन इलेक्ट्रिक व्हीकल्स चला रहे हैं तो उनकी सड़कों पे जो व्हीकल्स है ना उसमें जो निकल है वो इंडोनेशिया का ही है। दूसरा यहाँ पे इंपॉर्टेंट चैलेंज पता चलता है जो कि अमेरिका के लिए है, वो एक स्टडी हुई थी S&P ग्लोबल के द्वारा। ये एक रिसर्च कंपनी है, इसने बताया कि 2035 तक जो 90% निकल, राइट है, आपको मिलेंगे प्रोडक्ट्स, वो उन कंट्रीज से मिलेंगे जिनके साथ यूएस का कोई स्पेशल ट्रेड है ही नहीं। तो 2035 तक अगर आपने मैनेज कर भी लिया, इसके बाद आपको फोर्सफुली एग्रीमेंट साइन करने ही पड़ेंगे। तो फिर एक वे फॉरवर्ड क्या हो सकता है? देखिए, वे फॉरवर्ड हो सकता है कि अगर यूएस और चाइना के इन संबंधों की विवेचना की जाए तो दरअसल एक क्लाइमेट चेंज ऐसा मुद्दा है जहां पर इस नेगेटिव टाइम में भी वो दोनों देश आपस में कोलैबोरेशन कर सकते हैं। बट अभी जो जॉय बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन है उन्होंने यूएस चाइना क्लीन एनर्जी रिसर्च सेंटर जो है इसको एंड कर दिया था, जबकि ओबामा जो बेसिकली टाइम था उस टाइम पर स्टार्ट किया गया था। ये काफी एक इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव था। हालांकि 18 जुलाई 2023 को यूएस के क्लाइमेट एनवॉय हैं, ठीक है, जॉन कैरी, उन्होंने ये कहा है कि जो सिनो यूएस रिलेशनशिप है उसके बीच में जो क्लाइमेट चेंज है ये एक ब्रिज का काम कर सकता है। तो एक्सपर्ट्स का मानना यह है कि यूएस और चीन टॉप ग्रीन हाउस गैस एमिटर है, तो इनको दरअसल क्या करना चाहिए, आपस में वैसे मुद्दों पर काम करना चाहिए, इनके वर्ल्ड को लेकर जो कमिटमेंट्स हैं वो भी पूरे हों, और जो संबंधों में खटास आ रही है उसके लिए भी जो एक है बैलेंस आउट करने वाले कुछ मुद्दे मिल जाए जहां पर बातचीत हो सके। तो काफी सारे ऐसे कॉर्पोरेशंस जो है ऐसे एग्रीमेंट साइन करने की जरूरत है, जैसा कि ओबामा टाइम में किए गए थे, उसको वापस से जो है एक तरीके से स्टार्ट करने की जरूरत है।
देखो, क्लाइमेट चेंज जितनी तेजी से हो रहा है, आने वाले टाइम में हमारी अर्थ उस ब्रेकिंग पॉइंट पर पहुंच जाएगी जहां से वापस लौटना मुश्किल है। ऐसा बहुत सारी स्टडीज में साबित हो चुका है। लेकिन अगर कंट्रीज के द्वारा अभी भी अपने जियोपॉलिटिकल हितों को आगे रखा जाएगा, तो हमें इसका सॉल्यूशन फिर कभी भी नहीं मिलेगा। जैसा हमें इंडोनेशिया में देखने के लिए मिल रहा है, चीजें स्टक हो गई हैं, राइट है। तो यहाँ पर हमें चाहिए कि सारी कंट्रीज इस कंट्रोल गेम को भूलकर इस क्लाइमेट चेंज का जो क्राइसिस हमारे सामने, इसको लेकर काम करें, क्योंकि फाइनली इस प्लैनेट की वार्मिंग में हम सब ने कंट्रीब्यूशन किया है। और जब तक हम सब मिलकर काम नहीं करेंगे, हम इसको वापस से रिहैबिलिटेशन वाला एक जो है दौर में नहीं लेकर जा पाएंगे, राइट है। तो यहाँ पर हमें पता चलता है किस तरह जीएस पेपर 2 जो आपका है और जीएस पेपर 3 यानी कि एनवायरमेंट और यहाँ पे आपके जो इंटरनेशनल रिलेशंस है, इनका आपस में एक लिंक बनता है। और यहीं पर आप थोड़ा सा इस बात को भी प्रिपेयर कर सकते हो कि इंडिया को कैसे आने वाले एनर्जी ट्रांजिशन के लिए तैयार रहने की जरूरत है। एक मीन्स का क्वेश्चन मैं आपको दे रही हूँ, इसको प्लीज अटेम्प्ट करने की कोशिश कीजिएगा कि जो जियोपॉलिटिक्स है, जो स्ट्रैटेजिक मिनरल रिसोर्सेज पर कंट्रोल करना चाहती है, जैसे कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए निकल, ये एक इंटरनेशनल जो कॉपरेशन है क्लाइमेट चेंज के लिए, उसको हिंडर करती है, उसमें एक रुकावट डालती है, राइट। इसको प्लीज लिखने की कोशिश कीजिएगा। और अगेन 23 अगस्त को हमारी क्लासेस स्टार्ट हो रही है, शाम को 6 बजे बैच है। प्राची लाइव फैकल्टी कोड को यूज कीजिएगा और इस क्लास को जल्दी से जल्दी स्टार्ट कर दीजिए, ताकि आपकी यूपीएससी की प्रिपरेशन में कोई रुकावट ना आए। जो भी मैंने पढ़ाया है, इसकी पीडीएफ को यदि आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो मुझे ज्वाइन कर सकते हैं टेलीग्राम चैनल यूपीएससी विद प्राची पर। थैंक यू सो मच एवरीवन, अपना ध्यान रखिएगा। जय हिंद। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।